हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग के विभिन्न चरण। वे कौन कौन से अलग अलग स्टेप हैं जिन स्टेप के द्वारा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को अंजाम देते हैं। पहला चरण इसका कहलाता है वांछित जीन युक्त डीएनए अणु का विलगन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिजायरेबल जीन। और जब हमें वांछित जीन युक्त डीएनए मिल जाता है, अब उस डीएनए को हमें विशिष्ट स्थलों पर काटना होता है ताकि उससे हम वांछित जीन को अलग कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जब उस डीएनए को हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटते हैं तो उसके कई खंड छोटे बड़े हमें मिल जाते हैं। तो उन खंडों को जो कि आपस में मिले हुए हैं परस्पर पृथक करना होता है, और उनको पृथक करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि डीएनए को विभिन्न स्थलों पर काटना, और है डीएनए अणु से वांछित जीन काटना एवं इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उन्हें पृथक करना। इसके पश्चात उस वांछित जीन को जिस संवाहक से हमें जोड़ना है उस संवाहक को भी हमें काटना पड़ेगा। तो ये स्टेप है संवाहक को काटना। और 100 है वांछित जीन को संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करना। तो ये जो प्रथम दो स्टेप है, आज हम इस वीडियो में इन दो प्रथम स्टेप्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जो स्टेप है वांछित जीन युक्त डीएनए अणु का विलगन। कैसे हम जो है वांछित जीन युक्त डीएनए को कोशिका से बाहर निकालेंगे, कोशिका से अलग करेंगे। बच्चों, डीएनए बहुत ही सुरक्षित ढंग से कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र के भीतर पैक्ड रहता है, और इतने अधिक सुरक्षित डीएनए को बाहर निकालना कोई आसान कार्य नहीं है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में सबसे सुरक्षित रूप से डीएनए की गुणसूत्र की पैकिंग द्वारा ढका रहता है, और इसलिए शुद्ध रूप से उसे अलग करने हेतु तो निम्न एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब एंजाइम जो है डिपेंड करेंगे कि हम किस कोशिका से डीएनए को अलग कर रहे हैं। अगर हम जीवाणु कोशिका से डीएनए अलग कर रहे हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए। अगर हम पादप कोशिका से डीएनए को अलग कर रहे हैं तो सेलुलेज एंजाइम चाहिए, जो कि पादप कोशिका की सेलुलेज की भित्ति को अलग करने का कार्य करेगा, तोड़ने का कार्य करेगा। काइटिनेज एंजाइम हमें तब चाहिए अगर हम कवक कोशिका से डीएनए को अलग कर रहे हैं। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम। बच्चों, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये आरएनए को डिग्रेड करने का, उसको विखंडित करने का कार्य करता है। अर्थात अगर डीएनए से आरएनए जुड़ा हुआ है तो उस आरएनए को बाहर निकालने के लिए जो है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो एंजाइम है वो है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जो है डीएनए से प्रोटीन को अलग करने के लिए आवश्यक होता है। डीएनए आपने देखा है न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन प्रोटीन से कुंडलित अवस्था में जुड़ा हुआ रहता है, और उस हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टोमर से डीएनए को अलग करने के लिए हमें प्रोटीएज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अंत में जो डीएनए हमें प्राप्त होता है वो अवक्षेप रूप में प्राप्त होता है, और अवक्षेप रूप में प्राप्त करने हेतु हमें उसे चिल्ड अल्कोहल में मिलाना पड़ता है। चिल्ड अल्कोहल में मिला के डीएनए का अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है। इसके पश्चात डीएनए महीन धागों के रूप में दिखाई देता है। तो वो जो महीन धागों के रूप में डीएनए हमें दिखाई देता है उसकी एक झलक मैं आपको इस फिगर में बताता हूं। चलिए देखते हैं। ये डीएनए आप देख रहे हैं, ये जो नलिका है यहाँ पर, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। इसके अंदर अवक्षेप के रूप में आपको ये डीएनए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भले ही पीला दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में ये सफ़ेद होता है। इसके पश्चात जो दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये डीएनए है इसको हम जो स्पूलिंग के द्वारा अलग कर रहे हैं, और ये धागे के रूप में इस तरह से हमें स्पूलिंग के द्वारा ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब अगला स्टेप देखते हैं, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। यहाँ पर हमें डीएनए को काटने की आवश्यकता इसलिए है कि जो डीएनए के अंदर वांछित जीन छिपी हुई है, उस वांछित जीन को हमें कैसे अलग करना है, तो उसके लिए हमें डीएनए को काटना पड़ेगा। और उसके लिए हमें आवश्यक होते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उस डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटकर वांछित जीन को प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर देखिए इसके जो है दो चरण है। है डीएनए से वांछित जीन को काटने हेतु प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करना।
तो प्रतिबंधन एंजाइम जो है 900 से भी अधिक प्रकार के प्रतिबंधन एंजाइम है जो विशिष्ट स्तरों पर डीएनए को काटने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको आणविक कैंची भी कहा जाता है। वांछित जीन को संवाहक से जोड़ने से पूर्व संवाहक को काटने हेतु प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग। इसी प्रकार से संवाहक से अगर हमें वांछित जीन को जोड़ना है तो संवाहक को भी काटना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करना पड़ेगा। इसके पश्चात लाइगेज एंजाइम द्वारा वांछित जीन को संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इससे पहले एक स्टेप आपको समझनी होगी कि जब डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटा जाता है तो इसके बाद जो है डीएनए के कई खंड हो जाते हैं, और उन डीएनए के खंडों को अगर हम पृथक करें तो उसके लिए हमें एक टेक्निक की आवश्यकता होती है जो होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के संबंध में मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक विस्तृत वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर उस इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्लेट होती है, जो यंत्र होता है, उसका चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये कूप जो बने हुए हैं यानी गड्ढे से बने हुए हैं, यहाँ पर डीएनए को डाला जाता है। ये इसका कैथोड वाला सिरा होता है, अर्थात ऋणात्मक सिरा होता है जहाँ पर डीएनए को डाला जाता है। आप जानते हैं डीएनए ऋणात्मक होता है, और इसके अपोजिट एंड पे यहाँ पर जो एनोड यानी पॉजिटिव सिरा होता है। अब इसमें जो है करंट प्रवाहित किया जाता है तो डीएनए इस जेल के, ये जो ग्रे कलर का जेल है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, इसमें जो है डीएनए के खंड अपने अणु भार के आधार पर सेपरेट होते चले जाते हैं। जो सबसे छोटे और हल्के कण हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, एनोड के नजदीक होते हैं, और जो भारी होते हैं वो कैथोड के नजदीक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर डीएनए के खंडों का पृथक्करण इस इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा कैसे होता है ये दिखाया गया है, जो कि विस्तृत रूप से मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब बहरहाल आगे चलते हैं। हमने जो है यहाँ पर जो ये वांछित जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस के द्वारा प्राप्त करी है, इसको हम जो है अब संवाहक से जोड़ेंगे, और संवाहक से जोड़कर हम जो है फिर इससे पुनर्योगज डीएनए प्राप्त करेंगे। संवाहक से जोड़ने के लिए हमें लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसको भी मैं पूर्व में आपको पुनर्योगज डीएनए निर्माण के दौरान बता चुका हूँ। चलिए इसको एक बार और रिमाइंड करते हैं। ये आप देखिए पुनर्योगज डीएनए तकनीक। यहाँ पर आप देखिए ये रेड कलर का संवाहक डीएनए है, और ये ब्लैक कलर का वो डीएनए है या बाहरी डीएनए या वांछित डीएनए है जिसे हमें इस संवाहक से जोड़ना है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर हम जो इको आर 1 नाम के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सहारा ले रहे हैं, जिसका पैलिंड्रोम क्रम GAATTC होता है, और जी और ए के बीच में ये कट लगाता है। तो ये डीएनए के दोनों सुरों में कट लगाएगा, जी और ए के बीच में। संवाहक डीएनए में भी लगाएगा और बाहरी डीएनए में भी कट लगाएगा, और इस तरह से इसके चिपचिपे छोर बन जाएंगे दोनों डीएनए में, संवाहक डीएनए में भी और बाहरी डीएनए में भी इसके चिपचिपे छोर बन जाएंगे, और फिर इनको हम लाइगेज के द्वारा आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार से दो भिन्न प्रकृति के डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे, और इस डीएनए को हम पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम देते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम जो है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण इस तकनीक के द्वारा करते हैं। अब आगे के इसके पश्चात जो है अब हम आगे जो इसका स्टेप है वो थर्ड स्टेप है, वांछित जीन का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।